सिक्स क्लास के अंतर्गत हम आज आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाले हैं। अब इतिहास विषय का अध्याय 9 देखेंगे, जो है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। लेकिन हमने पिछले पीरियड में व्यापारी राजा और तीर्थयात्री देखा था, जिसका कुछ भाग देखे थे, जिसके कुछ पॉइंट देखे थे। अब हम देखेंगे व्यापारी राजा और तीर्थयात्री भाग 2। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि पिछले पीरियड में हम लोगों ने व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में क्या क्या देखा था। हाँ, तो बाजार में घूमती जगनी के बारे में देखा था। फिर व्यापार और व्यापारियों की जानकारी, ये पॉइंट देखा। समुद्री तटों पर लगे राज्य, यहाँ तक के हमने इस पॉइंट तक के हमने देखा था। तो हमने बताया था कि व्यापार कैसे व्यापार था, कैसे व्यापारी हुआ करते थे, व्यापार वो कैसे करते थे, है ना। तो उसमें क्या बताया था कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर सोना, मसाले और कीमती पत्थरों का व्यापार हुआ करता था। वहाँ पर वो ज़्यादा हुआ करते थे। तो वहाँ से व्यापारियों ने उसका व्यापार करना शुरू कर दिया था। जहाँ ये व्यापार हुआ, जहाँ इन चीज़ों की कमी होती थी या फिर वो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती थी, और जहाँ उन चीज़ों की ज़्यादा मांग होती थी, तो व्यापारी लोग उन चीज़ों को वहाँ जाकर बेचते थे। जहाँ से ये चीज़ें ज़्यादा बनती थी, वहाँ से वो खरीदते थे और वहाँ जाके बेचते थे। उसी तरह जैसे दक्षिण भारत में सोना, मसाले का ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, बनाई जाती थी, बनती थी। तो व्यापारी लोग इसे यूरोप में जो रोम है वहाँ पर जाके इसे बेचा करते थे, क्योंकि रोम में मसालों की ज़्यादा मांग थी। और मसालों में सबसे ज़्यादा जो मसाले हैं उसमें एक कौन सा मसाला है जिसकी ज़्यादा मांग हुआ करती थी, हमने पिछले पीरियड में बताया था। बिल्कुल सही, काली मिर्च, है ना, जिसे रोम के लोग क्या कहते थे, काला सोने के नाम से बुलाते थे। तो व्यापारी लोग वहाँ से रोम को इस काली मिर्च को, मसालों को जाकर बेचा करते थे। फिर व्यापारी लोगों ने, रोम का साम्राज्य होने की वजह से वहाँ सड़कों और जहाज़ों से यातायात हुआ करता था। फिर व्यापारी लोग भी इसी के ज़रिए वहाँ जाते थे। फिर समुद्र से व्यापारी लोगों ने खोज निकाली कि समुद्र के नीचे से वो रास्ता निकाला। तो कुछ व्यापारी लोग समुद्र के नीचे से रास्ते से जाते थे, कुछ किनारों से, कुछ जहाज़ों से, कुछ सड़कों से, तो कुछ हवा के का तापमान देखकर, जो मानसून है उस हिसाब से अपनी व्यापार किया करते थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि समुद्री तटों पर लगे राज्य, है ना। फिर उसके अंतर्गत हमने देखा था कि भाई जो दक्षिण उपमहाद्वीप का, जो दक्षिणी भारत के जो उपमहाद्वीप है, वहाँ पर ना तटीय इलाके बहुत थे, जिसमें कावेरी नदी ज़्यादा का मैदान बहुत ज़्यादा बड़ा था, उपजाऊ था। उसी की वजह से वहाँ के जो सरदार और जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले हो गए थे, और यहाँ पर फिर वो अपने व्यापार भी किया करते थे, जिसमें मूवेंदर नामक, ये क्या है, एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। इनका राज हुआ करता था। इन 3 मुखिया की 2-2 सत्ताएं हुआ करती थी। ऐसे करके 6 राज्य इन लोगों को दे दिए गए थे। 2-2 सत्ताएं हुआ करती थी, जो एक तटीय हिस्से पर और एक अंदरूनी हिस्से पर हुआ करती थी। इन 3 मुखिया की विशेषता देखी थी कि ये मुखिया क्या करते थे, लोगों से कर के बदले वो उनसे उपहार लिया करते थे, और दूसरों से जब शुल्क वसूल करते थे, वो शुल्क अपने सहयोगी से, सरकार, अपने जो पड़ोसी है, अपने जो रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, इनको साथ साथ जो संगत कविताएं इन पर बोला करते थे, उनको
ये उनमें ये बांट दिया करते थे। ऐसे थे ये 3 मुखिया। तो यहाँ तक के हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे इसके आगे का भाग। इसके आगे के भाग में इसका आगे का पॉइंट देखेंगे जो है रेशम मार्ग की कहानी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं ना कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, रेशम मार्ग की कहानी अपना आगे का पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंतर्गत जैसे कि हम व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री देख रहे हैं, तो किन किन चीजों का व्यापार हुआ ये हम आगे देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले पीरियड में देखा कि दक्षिण भारत में किसका व्यापार हुआ करता था पहले, कि भाई सोना, मसाले और कीमती पत्थरों का व्यापार हुआ। अब हम देखेंगे कि रेशमी मार्ग की कहानी के अंतर्गत कि रेशम का व्यापार। अब ये रेशम क्या है? तो रेशम, आप लोगों को पता है, रेशम का एक कपड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता है उस कपड़े को। उस वक्त भी रेशम की बहुत ज़्यादा मांग थी, क्योंकि रेशमी जो ये कपड़ा है, ये रेशमी कपड़ा बहुत ज़्यादा कीमती, चमकीला और रंग बिरंग रंगों से भरा हुआ, चिकना, मुलायम होने की वजह से अधिकांश समाज में इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी और ये बहुत ज़्यादा बहुमूल्य माना जाता था। क्योंकि रेशम जो है, रेशमी कपड़ा बनाना एक जटिल काम भी है। क्योंकि जो रेशम का जो, अब ये बनता कैसे है कि रेशम का जो कीड़ा होता है उसका रेशम के कीड़े से जो कच्चा रेशम है वो निकाल कर फिर सूत, जो उसका जो सूत है उसकी कताई होती है और कताई होने के बाद उससे कपड़ा बुना जाता है। इस तरह रेशम का कपड़ा बनता है। ठीक है, तो अब ये रेशम का जो कपड़ा है, इसमें बनाने के लिए सबसे पहली इस तकनीक को सीखने वाला, रेशम का जो कपड़ा है, रेशम का कपड़ा जो रेशमी कपड़ा, ठीक है, अब इस बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले रेशम के कपड़े बनाने की सबसे पहली जो तकनीक जिसको आई है वो है चीन। ठीक है, तो ये रेशम की शुरुआत चीन से ही हुई है और फिर ये चीन के बाद आगे चल बढ़ते हुए ये शुरुआत एशिया, यूरोप से बढ़ती बढ़ती फिर भारत तक के पहुंची है। लेकिन जब तक के यूरोप में रेशम कैसे बनता है ये नहीं पता था, तो यूरोप के लोग चीन से ही इसे खरीदते थे और यूरोप के लोग इस कपड़े को बहुत ज़्यादा कीमती मानते थे और बहुत ज़्यादा मांग ये रेशम के कपड़ों की किया करते थे और यूरोप में रेशम का कपड़ा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था प्रसिद्ध हो गया था। तो चीन से की इस रेशम के कपड़े की शुरुआत चीन से हुई, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये बढ़ती ही गई, फिर रेशम का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था चीन में, क्योंकि शुरुआत वहाँ होने की वजह से ना वहाँ पर रेशम का कपड़ा बनाया जाता था और फिर बाद में उस मार्ग से निकलते हुए यूरोप में ये कपड़े का व्यापार किया जाता था। अब जिस मार्ग से ये कपड़ा का व्यापार हुआ करता था, उस होने की वजह से उस मार्ग का नाम रख दिया गया है सिल्क रूट। ठीक है, क्योंकि उसका नाम रख दिया गया है सिल्क रूट, क्योंकि वहां पर उस मार्ग से रेशम का यातायात हुआ करता, रेशम का व्यापार हुआ करता था, इसलिए इसको सिल्क रूट भी नाम रख दिया गया था। ठीक है, अब जो चीन में इसकी शुरुआत हुई तो जो चीन के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा होशियार लोग होते थे मतलब है। तो वो क्या थे कि जब उन्होंने इस तकनीक आई, तो इस तकनीक को आने के बाद उन्होंने सबसे पहले मतलब चीन में करीबन
7,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरू किया है ना। चीन के लोगों ने इसे 7,000 पहले इस रेशम के व्यापार की शुरुआत की। अब शुरुआत करने के बाद चीन के लोग अपनी होशियारी की वजह से इस तकनीक को करीबन कई साल, हजारों सालों तक इन्होंने बाकी लोगों से छुपाए रखा। तो छुपाए रखा, अब किसी को नहीं पता था। तो सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश था जहाँ पर रेशम का कपड़ा बनता था। अब रेशम का कपड़ा बनने की वजह से क्या हुआ कि रेशम का कपड़ा बनने की वजह से चीन के जो क्या हुआ, फिर यहाँ पर रेशम का व्यापार होने लगा। कहाँ? चीन में। ठीक है, चीन में रेशम का व्यापार होने लगा। तो फिर रेशम का व्यापार ये लोग घोड़ों से पैदल और घोड़े से पैदल से अपनी अपनी बग्गियों से बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग इस जगह पर आने लगे रेशम को खरीदने के लिए। व्यापारी लोग यहाँ से इस मार्ग से रेशम को ले जाकर व्यापार किया करते थे। तो जिस मार्ग से व्यापारी लोग इसको ले जाया करते थे, तो वहाँ पर फिर इस मार्ग का नाम सिल्क रूट प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, फिर जो कभी कभी जो ये चीन के जो शासक थे, चीन के जो शासक थे ये ईरान और एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम का कपड़ा, जो रेशमी कपड़ा है वो दिया करते थे। इससे क्या हुआ कि इससे रेशम की जानकारी और पश्चिम में और ज़्यादा फैल गई, और इस तरह से करीब 2000 साल पहले फिर क्या हुआ कि इसके कारण फिर फैल गई। फिर बाद में क्या हुआ कि 2000 साल पहले रोम 2000 साल पहले क्या हुआ कि रोम जो शासक थे, जो धनी रोम शासक और धनी जो लोग थे उन लोगों की ये फैशन बन गई। क्या फैशन बनी? रेशमी कपड़ा। ठीक है, तो ये फैशन बन गई, फैशन में आ गया ये। तो लोगों के बीच में जो ये रेशमी कपड़ा है एक फैशन के तौर पर फिर वो लोग इस्तेमाल करने लगे। एक फैशन, कौन लोग? रोम के शासक और धनी लोग। फिर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। अब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि जो चीन से जो लाने में इसको बहुत ज़्यादा दुर्गम पहाड़ी जो थी और रेगिस्तान के रास्तों से जाना पड़ता था। रेगिस्तान के रास्तों से और दुर्गम पहाड़ी के पास से जाना पड़ता था। फिर साथ ही साथ क्या हुआ कि रास्ते के आसपास में रहने वाले जो व्यापारी थे, वो रहने वाले जो लोग थे वो व्यापारियों से कर शुल्क भी लेते थे। फिर चीन से यूरोप में जाने वाले जो मार्ग थे वो सिल्क रोड में मध्य एशिया के बीच आया करते थे। मतलब चीन से, यहाँ पर चीन है और चीन से जाने वाला मार्ग एक आते थे जो यूरोप है रोम जाते थे। तो यहाँ पर एक मध्य में एशिया आया करता था। एशिया की वजह से यहाँ पर लुटेरे लोग हुआ करते थे। फिर लुटेरे लोग होने की वजह से क्या होता था कि लुटेरे लोग व्यापारी को लूट भी लिया करते थे और उनसे कर भी वसूला करते थे। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि जो सिल्क रोड है उसकी जो शाखा तो फिर क्या हुआ कि लुटेरे लोग इससे कर भी वसूला करते थे। फिर कुछ शासक जो है वो इनके बड़े बड़े हिस्से में अपना नियंत्रण करना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर वो इसलिए नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस मार्ग से व्यापार रेशमी कपड़ों का व्यापार हुआ करता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारा पैसा और लाभ भी मिलता था। क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं वो उन्हें उपहार के तौर पर इन शासकों को कर देते थे, शुल्क देते थे। यात्रा कर रहे व्यापारी उन्हें कर देते थे, शुल्क देते थे, तोहफे भी दिया करते थे। तो इससे शासकों को बहुत ज़्यादा लाभ होते थे।
और इसके बदले में शासक व्यापारियों को लुटेरों से सुरक्षित करते थे। अब जाहिर सी बात है कि उनके आक्रमणों से सुरक्षित करना तो उनका काम ही होगा, क्योंकि वो उनसे शुल्क वसूला करते थे। ठीक है, इसलिए ये लोग इस मार्ग पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। अब सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला, ठीक है, अब नियंत्रण रखना चाहते थे, तो अब क्या हुआ कि जो सिल्क रूट है उस पर नियंत्रण रखने वाला, नियंत्रण सब रखना चाहते थे तो किसी ने तो नियंत्रण किया होगा ना। तो नियंत्रण रखने वाला सबसे पहला जो था वो था कुषाण थे। जो कुषाण थे ना, करीब 2000 साल पहले इनका 2000 साल पहले इनका मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर जो वो था, मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर पर ये इन्होंने शासन किया। किन्होंने? कुषाण ने। तो और इन्होंने शासन किया, और शासन जो पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ पर इन्होंने शासन किया। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले सबसे पहले शासक थे कुषाण, जो 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर शासन इनका था। अब इनका शासन था, लेकिन इनका शासन के साथ साथ क्या है कि पेशावर और मथुरा इनका दो राज्य का हिस्सा था। मतलब यहाँ पर क्या था, इनका पेशावर एंड मथुरा, ठीक है, इनका जो शासक था तो इन पर बहुत ज़्यादा ये इनके केंद्र थे और शक्तिशाली केंद्र थे। फिर क्या है, तक्षशिला में भी इनका राज्य का एक तक्षशिला में इनके राज्य का एक हिस्सा है इसके साथ साथ। और क्या है, तक्षशिला कुषाण का, ठीक है, हिस्सा है इनके शासन काल। फिर तक्षशिला में इनके राज्य का एक हिस्सा है। फिर क्या है, इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शासन मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी तक के पहुंचते थे। फिर यहाँ के जो जहाज है उसके द्वारा क्या होता था कि रेशम पश्चिम और रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, इसी वजह से जो कुषाण था इनका शासन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के चला, क्योंकि ये लोग भारत में भी पैसा लगाया करते थे। ठीक है, अब हमने ये देखा कि रेशमी कपड़ा, रेशम मार्ग की कहानी देखी कि किस तरह से रेशमी कपड़ा बनता है, कैसे, कहाँ से बना और कैसे इसका व्यापार होता है। अब अपना अगला पॉइंट है, इसी के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक है। अब हमारा है अगला पॉइंट। अब बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत लोगों ने किया, ठीक है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक ने किया था, और उससे भी कहीं ज़्यादा विदेशी जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसार किया है। ठीक है,
अब उसके आगे अगर देखेंगे तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध एक राजा हुआ करता था। कुषाण का राजा, कुषाणों का राजा सबसे प्रसिद्ध एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कनिष्क। ठीक है, तो अब ये जो राजा था इन्होंने क्या किया, 1900 साल पहले शासन, पहले शासक था इनका कनिष्क का। ठीक है, तो इन्होंने ना बौद्ध धर्म का एक परिषद का गठन किया। उस परिषद में बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो लोग आते थे, अपना की सभा बैठाते थे। उस सभा में के अंतर्गत ये अपने विचार विमर्श किया करते थे। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म की जीवनी लिखी गई। किसने लिखा था? बुद्ध चरित जो है थे, जीवनी बुद्ध चरित, बौद्ध धर्म की जो बुद्ध चरित जीवनी जो है, बुद्ध चरित के रचनाकार थे अश्वघोष, है ना। किसके रचनाकार? ठीक है, तो क्या है, बुद्ध की जीवनी के रचनाकार कौन थे? कौन से बोला हमने? अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष जो थे, ये बुद्ध चरित इन्होंने रचना की इसकी। और अब अश्वघोष के जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके दरबार में, ये जो राजा है ना, इसके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब फिर बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास हुआ। नई धारा, जिस धारा का नाम है महायान। ये बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास हुआ, विकसित हुई एक नई धारा। अब इस नई धारा की दो मुख्य विशेषता हुआ करती थी। ठीक है, महायान की दो मुख्य विशेषता हुआ करती थी, जिसमें सबसे पहली है। क्या विशेषता हुआ करती थी? पहली विशेषता कि हम उन लोगों का था कि जो मूर्तियों में जो बुद्ध की जो उपस्थिति होती थी, वो सिर्फ कुछ संकेतों द्वारा ही दर्शाई जाती थी, है ना। मूर्तियों में क्या थी? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ उपस्थिति जो थी वो सिर्फ कुछ संकेतों में, ऐसा ये इनकी पहली विशेषता थी। दो मुख्य विशेषता में से पहली एक विशेषता थी कि भाई इनकी मूर्तियों की में सिर्फ कुछ संकेतों में ही दर्शाई जाए। ठीक है, तो दर्शाई जाए। फिर मिसाल के तौर पर अगर देखें तो इनकी जो निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब जो बुद्ध दर्शाया जाता, लेकिन अब जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। क्या हुआ? तो ये मूर्तियों में से कुछ मथुरा तो कुछ तक्षशिला, यहाँ पर ये बनाई गई थी। ठीक है, अब ये है नई धारा में जो महायान की पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता यहाँ पर बौद्ध धर्म में महायान की दूसरी विशेषता ये थी कि
ये दूसरा परिवर्तन क्या था इस धर्म में आया था कि जो बोधिसत्व है, क्या था? बोधिसत्व। अब ये बोधिसत्व क्या है? जो ये बोधिसत्व है, ये इनको की आस्था को लेकर परिवर्तन आया था। अब बोधिसत्व मतलब ऐसा इंसान जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में जाकर रहते थे, मतलब सब कुछ त्याग कर वो लोग ज्ञान की प्राप्त करने के बाद एकांत में जाकर रहा करते थे और अपने ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे करने के बजाय इन लोगों ने लोगों को शिक्षा देने का और मदद करने का काम शुरू किया। सांसारिक परिवेश में रहते हुए ही इन्होंने क्या किया कि लोगों को शिक्षा देने का और मदद करने का काम शुरू किया अपने सांसारिक परिवेश में रहते हुए ही। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बोधिसत्व को लोग की पूजा करने लगे, है ना, लोकप्रिय हो गए पूरे मध्य एशिया में। फिर क्या हुआ? बोधिसत्व बताया ना, फिर क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा पूरे एशिया में साथ साथ चीन, जापान लोकप्रिय हो गए। ठीक है, यहाँ ये लोकप्रिय हो गए। इनकी जो पूजा है वो पूरी एशिया, चीन और जापान और कोरिया, क्या है, और कोरिया, यहाँ तक कि ये फैल गई और इनकी पूजा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और लोग इनकी पूजा करने लगे। अब आगे क्या है कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का, अब ये थी अपनी दो महायान की जो विशेषता है। उसके आगे क्या है? बौद्ध धर्म का प्रसार सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? पश्चिमी और दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी भारत में हुआ। दक्षिणी भारत में हुआ जहाँ बौद्ध अब प्रसार जो है या वहाँ पर हुआ जहाँ बौद्ध धर्म की क्या हुआ कि इन बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, इनको रहने के लिए दर्जनों गुफाएं बनाई गई। किनको? प्रसार होने के साथ क्या? भिक्षुक को। ठीक है, प्रसार होने की वजह से बौद्ध के जो भिक्षुक थे उनको रहने के लिए दर्जनों गुफाएं बनाई गई। उन गुफाओं का नाम रखा गया विहार गुफा। नाम था विहार। ठीक है, और यही विहार नाम से ही बिहार नामक राज्य का नामकरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ फिर हमने देखा कि भाई बौद्ध धर्म का जो ये प्रसार है वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ और होने के बाद इनके लिए गुफाएं बनाई गई। ये गुफाएं जो है वो राजा और रानियों के कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश से बनाई गई थी और इन गुफाओं का नाम था विहार। ठीक है, तो आज के
हमारे व्यापार और व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री के अंतर्गत भाग 2 में हमने क्या देखा, आगे के मुद्दे देखे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा देखा रेशमी मार्ग की कहानी, जिसे सिल्क रूट नाम दिया गया क्योंकि उस जिन रास्तों से ये रेशम का व्यापार हुआ करता था, जाने वाले जो यात्री हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, उसी की वजह से इसका सिल्क रूट नाम रख दिया गया। और सिल्क हमने देखा कि सिल्क जो रेशम है वो कैसे बनता है, और सबसे पहले रेशम की जो व्यापार है, जो तकनीक है, वो किसने लाई, किसने सीखा, चीन ने। फिर उसके बाद एशिया तक पहुंचा, यूरोप तक पहुंचा, उसके बाद बाहर भारत आया, जब तक कि ये बहुत कुछ 7,000 साल पहले चीन ने इस तकनीक को लाया था और बनाना, इसका व्यापार करना शुरू किया था, और बहुत सालों तक के ये बाकी देशों से चीन ने इसे खुफिया राज बना के रखा था कि ताकि वो ज़्यादा मात्रा में व्यापार कर सके। तो ये रेशम का व्यापार देखा था। उसके बाद हमने देखा बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार के अंतर्गत हमने देखा कि भाई कुनाश राजा जो था, इन्होंने बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रसार, कुशानो राजाओं में जो एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा थे वो थे कनिष्क, जिन्होंने 19,000 साल पहले शासक था। और जो इनके जो दरबार में रहने वाले थे एक अश्वघोष, जिन्होंने बौद्ध धर्म की जीवनी पर बुद्ध चरित्र लिखा, है ना। और फिर क्या देखा उसमें, फिर इनकी बौद्ध धर्म के प्रसार के अंतर्गत 2 विशेषताएं आई। इनकी विशेषताएं, नई धारा आई। क्या धारा थी, धारा एक आई जिसका नाम था महायान। महायान की 2 विशेषताएं थी। पहली है कि मूर्तियों में, जो मूर्तियां हैं उसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई जाए, ठीक है। दूसरी उनकी धारा ये थी कि जो बौद्ध सत्व थे वो उन लोगों ने क्या किया कि लोगों को शिक्षा देने का और मदद करने का काम किया, लेकिन अपने सांसारिक परिवेश में रहने पर ही। ये एक बदलाव था उनके बौद्ध धर्म में। और इसलिए जो बौद्ध सत्व थे वो एशिया, चीन, जापान और कोरिया में बहुत ज़्यादा इनकी पूजा लोकप्रिय हो गई। और बौद्ध का प्रसार सबसे ज़्यादा पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ। और उनके प्रसार के बाद जो बौद्ध के भिक्षु थे उनको के लिए दर्जनों गुफाएं बनाई गई, और इन गुफाओं का नाम रखा गया विहान, ठीक है। तो आज हमने ये 2 मुद्दे देखे, और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। इसी के आगे के मुद्दे हम अगले पीरियड में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।